उत्तर बिहार एक बार फिर बाढ़ की समस्या से जूझ रहा है। उत्तर बिहार के कई जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं, जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है, वहीं बिहार में बाढ़ ने इस समस्या को और ज़्यादा विकराल कर दिया है। यूं तो उत्तर बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, लेकिन इस वर्ष विभीषिका कुछ ज़्यादा प्रतीत हो रही है। मशहूर पर्यावरणविद अनुपम मिश्र ने कहा था, बाढ़ अतिथि नहीं है, यह अचानक नहीं आती, इसके पूर्वानुमान हमें पता होते हैं, इसकी तिथियां बिल्कुल तय हैं। 2-4 दिन का अंतर पड़ जाए तो अलग बात है, लेकिन जब बाढ़ आती है तो हम ऐसा व्यवहार करते हैं मानो यह अचानक आई विपत्ति है। इसके पहले जो तैयारियां करनी चाहिए वह बिल्कुल नहीं हो पाती हैं। हम पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार में बाढ़ की समस्या क्यों है, फिर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बाढ़ से बचाव के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। उत्तरी बिहार में बाढ़ आने का प्रमुख दोष हम नेपाल को देते हैं। नेपाल एक छोटा सा देश है, उसकी क्षमता सीमित है। कई बार कहा जाता है नेपाल पानी छोड़ दिया, इसीलिए उत्तर बिहार बह गया। यह देखने वाली बात होती है कि नेपाल कितना पानी छोड़ता है। मोटे तौर पर देखा जाए तो नेपाल बाढ़ का पहला हिस्सा है। वहाँ हिमालय की चोटियों पर जो पानी गिरता है, उसे रोकने के लिए उसके पास पर्याप्त साधन और क्षमता नहीं है। शायद उसे रोकने की कोई व्यवहारिक जरूरत भी नहीं है। पानी रोकने से खतरे और भी बढ़ सकते हैं। यदि नेपाल पानी रोकता है तो कल हमें अभी से बाढ़ के भयंकर खतरे को देखते हुए तैयारी रखनी चाहिए। हम जानते हैं कि हिमालय का यह हिस्सा कच्चा है और इसमें कितनी भी सावधानी से बनाए गए बांध प्रकृति के किसी छोटी सी हलचल से भी टूट सकते हैं और आज से कई गुना ज़्यादा बाढ़ हमारे सामने आ सकती है। इसीलिए हमें नेपाल पर दोषारोपण से कुछ आगे सोचना होगा। उत्तरी बिहार की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है कि हम बाढ़ के रास्ते में हैं। यहाँ पर हिमालय की अनगिनत नदियाँ सीधे उतरती हैं। हिमालय के इसी क्षेत्र में ऊंची चोटियाँ हैं। चोटियों से बेहद कम दूरी तय करके उत्तर बिहार में पानी मिट्टियों और गाद को लेकर सीधे उतरता है। इसीलिए इन नदियों में पानी की क्षमता, उनका वेग, पानी के साथ आने वाली मिट्टियां तथा गाद इतनी अधिक हैं कि उनकी तुलना पश्चिम और पूर्वी हिमाचल से नहीं की जा सकती। एक तो यह ऊंचा क्षेत्र है, कच्चा है और फिर भ्रंश पर टिका है। यहाँ भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं जहाँ से हिमालय का जन्म हुआ है। जब हिमालय का जन्म हुआ था तो कहते हैं कि उनके 3 हिस्से थे, आंतरिक, मध्य और बाह्य। बाह्य हिस्सा शिवालिक सबसे कमजोर माना जाता है, इसीलिए बाढ़ का आना इस क्षेत्र की सहज प्रक्रिया है। ऊपर से आने वाली यहाँ नदियाँ अपने साथ सिर्फ पानी नहीं लाती, बल्कि साद, मिट्टी, पत्थर और बड़ी चट्टानों के साथ आती हैं। ऊपर से बहकर आने वाले साद के कारण यह नदियाँ अपने रास्ता बदलती रहती हैं। कोसी नदी के विषय में कहा जाता है कि पिछले कुछ साल में इसने 148 किलोमीटर क्षेत्र में अपनी धारा बदली है। ऐसी भौगोलिक स्थिति में किसी बांध या तटबंध के सहारे बाढ़ प्रबंधन नहीं किया जा सकता। अब हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि बाढ़ का प्रबंधन कैसे किया जाए। साथ ही यह भी समझा जाना चाहिए कि आधुनिक संसाधनों और तकनीकी के विकास के बावजूद बाढ़ का आना एक विभीषिका के रूप में क्यों बदलता जा रहा है। सबसे पहले तो हमें बाढ़ को एक समस्या के रूप में देखना बंद करना होगा। यह हमारे भूगोल एवं जीवन शैली का एक अंग है। क्षेत्रीय जलवायु के हिसाब से बाढ़ हर वर्ष की एक सामान्य घटना है, लेकिन यदि इसका ठीक से प्रबंधन ना किया जाए तो यह एक समस्या की तरह दिखने लगती है। बाढ़ के प्रबंधन को हमें 3 चरणों में देखना चाहिए, लघुकालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक। इन तीनों पर बात करने से पहले यह समझना जरूरी है कि इसमें सरकार और समाज दोनों मिलकर काम करें। इस समय बाढ़ के प्रबंधन में समाज की भूमिका बहुत सीमित कर दी गई है। समाज की परंपराओं और स्मृतियों का कोई लाभ कोई भी सरकार नहीं उठा पा रही है। फिर सरकार का प्रबंधन इतना बुरा है कि बाढ़ के आते ही अव्यवस्था फैल जाती है। नतीजा यह हुआ कि तैरने वाला समाज डूब रहा है। जैसा कि सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद अनुपम मिश्र ने कहा था
कि बिहार का समाज बाढ़ से खेलना जानता है, वह पानी पर तैरने वाला समाज है। इसीलिए बाढ़ के प्रबंधन में सरकार के साथ साथ इस समाज का भी सहयोग लिया जाना चाहिए। अगर हम लघुकालिक उपायों की चर्चा करें तो इस वर्ष कोरोना महामारी को देखते हुए बाढ़ आने से पहले ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करके पर्याप्त राशन, मास्क, सैनिटाइजर के साथ बाढ़ से निपटने की चीजों को भी सरकार को लोगों तक पहुंचा देना चाहिए था। इस समय जबकि ज्यादातर सरकारी अस्पताल कोरोना संकट से जूझ रहे हैं, ऐसे में बाढ़ प्रबंधन के लिए एक वैकल्पिक चिकित्सा व्यवस्था की तत्काल स्थापना की जानी चाहिए, ताकि बाढ़ के समय लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सके। पर्याप्त नाव इत्यादि की व्यवस्था सरकार को बहुत पहले कर लेनी चाहिए, क्योंकि कोरोना संकट की वजह से सार्वजनिक एवं निजी परिवहन, निजी जीवन ठप पड़ा हुआ है। इस समय लोगों की आर्थिक हालत भी अत्यंत खस्ता है। बाढ़ के समय यह और खराब हो जाती है, जो वर्तमान में देखी जा सकती है। मध्यकालीन योजना के तहत हमें 5 या 10 वर्ष के लिए योजना बनानी चाहिए। इसके लिए पंचायत के स्तर पर औपचारिक एवं अनौपचारिक कमेटियां गठित करनी चाहिए। सरकार आधुनिक जल प्रबंधन के तरीके गांव वालों को समझाए एवं पारंपरिक जल प्रबंधन का तरीका गांव वालों से सीखे। बाढ़ प्रबंधन में समाज की भी जिम्मेदारी तय की जाए। अगर हम दीर्घकालिक तरीके के बारे में सोचें तो हमें बाढ़ को एक आपदा नहीं, एक अवसर के रूप में देखना होगा। हमें बाढ़ के अतिरिक्त जल को एकत्र करना सीखना होगा। 19वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र में बड़े बड़े तालाब बनते थे, इन्हें चौरा कहा जाता था। इसमें बाढ़ का अतिरिक्त पानी रोक लिया जाता था। पूरा फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था। यहाँ तालाब का एक विशेष विशेषण मिलता है, नदिया ताल। मतलब है कि वह वर्षा के पानी से नहीं बल्कि नदी के पानी से भरता था। हमें इस तरह की चीजें दोबारा शुरू करनी पड़ेंगी और यह बिना समाज के सहयोग के संभव नहीं है। हमें आधुनिकता को अपने भूगोल के संदर्भ में देखना होगा। हमें परंपरा को नवविज्ञान से जोड़ना होगा। हमारी सभ्यता ने प्रकृति को सजीव और सहजीव माना है, इसीलिए हमें बाढ़ से खेलना फिर से सीखना